एक सुंदर से परीलोक में महाराजा और रानी परी दोनों बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उन दोनों की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम सिंड्रेला परी होता है, जो कि अभी बहुत छोटी होती है। महाराज दूसरे राज्यों में किसी न किसी काम के सिलसिले में आता जाता रहता है। इधर रानी परी ही पीछे पूरे परीलोक और अपने परीलोक की परियों को संभालती है, जिससे दोनों अपना अपना काम बड़े ही आराम से कर लेते हैं। उनके परीलोक में हर तरफ खुशहाली और सभी परिवासी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है, लेकिन तभी एक दिन रानी परी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। रानी परी इतना बीमार हो जाती हैं कि वो बेड पर लेटी होती हैं। ये खबर सुनकर महाराजा तुरंत दूसरे राज्य से वापस आता है और वो आकर देखता है कि रानी परी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। जिसके बाद वो रानी परी के लिए डॉक्टर परी को बुलाता है। डॉक्टर परी आकर रानी परी का चेकअप करती है और वो उन्हें कुछ दवाइयाँ भी बताती हैं। जिसके बाद रानी परी वो दवाइयाँ खाती है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। फिर कुछ ही दिनों के बाद रानी परी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, जिसका दुख राजा को बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत ही गुमसुम रहता है और साथ ही उसकी छोटी सी बेटी भी बस रोती रहती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। राजा को अब किसी दूसरे राज्य में जाना होता है, लेकिन उसके पीछे अपने परीलोक की हिफाजत की भी फिक्र लगी रहती है। इसी तरह उसका एक ही वक्त में दो जगह होना मुमकिन नहीं हो सकता। राजा को अब अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है कि वो बिन माँ के कैसे रहेगी, और जब वो दूसरे राज्य में जाया करेगा तो पीछे से उसके राज्य का ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए राजा हरी परी को बुलाता है और कहता है, तुम्हें तो पता है कि रानी परी अब हमारे बीच में नहीं है, और जब रानी परी होती थी तो वो परीलोक का ध्यान रखती थी और मैं बाहर जाकर अपना काम करता था। लेकिन अब तो रानी परी है ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? महाराज, आप मेरी बात मानिए। आप ऐसा कीजिए कि दूसरी शादी कर लीजिए, फिर आपको फिक्र नहीं रहेगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम ऐसा करो, दूसरे राज्य में जाकर ऐलान कर दो कि जो भी हमारी रानी परी बनना चाहता है तो वो राजा के दरबार में हाजिर हो। मैं खुद उनकी परीक्षा लूंगा और जो भी परीक्षा में पास होगा मैं उसे ही अपनी रानी बनाऊंगा। इस तरह हरी परी जाकर सभी राज्य में ऐलान करती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद परीक्षा का दिन आ जाता है। इसी तरह तीन खूबसूरत सी परियां वहाँ पर परीक्षा देने आ जाती हैं। वो तीनों परियां बहुत ही सुंदर और बहादुर होती हैं। महाराज सबके सामने कुर्सी पर बैठ जाते हैं और हरी परी भी उनके पास खड़ी होती है। फिर महाराजा कहते हैं कि तुम सबके सामने ये तीन जादुई खूबसूरत सी सैंडल है और ये एक खूबसूरत लड़की के पाँव पर ही आ सकती है। अगर वो लड़की बदसूरत हो या मोटी हो तो ये उसके पाँव पर नहीं फिट आएगी। इसीलिए अब तुम तीनों इस सैंडल को पहन कर दिखाओ। जिसको ये सैंडल पूरी आएगी वही अगली परीक्षा दे सकेगा, और जिसको ये सैंडल पूरी नहीं आएगी वो परीक्षा से बाहर हो जाएगा। राजा के इतना बोलते ही वो तीनों परियां उस सैंडल को पहनने की कोशिश करती हैं। वो तीनों परियां जो कि दूसरे राज्य की राजकुमारियां होती हैं और उन्होंने अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखा होता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। इसलिए उन तीनों को वो सैंडल फिट आ जाती है। उसके बाद फिर उनकी दूसरी परीक्षा होती है, जिसमें महाराज तीन आदमियों को बुलाता है और सामने तीन जूस के गिलास रख दिए जाते हैं। फिर राजा उन तीनों आदमियों से कहता है, चलो अब तुम तीनों ये जूस पियो।
जैसे ही वो तीनों आदमी उस जूस को पीते हैं तो उसमें से एक इंसान गिरकर मर जाता है, जिसे देखकर तीनों राजकुमारी परियां बहुत ही हैरान रह जाती हैं। इन तीनों ग्लासों में से एक ग्लास में जहर था, जिसे पीकर ये मर गया है। मैं अब तुम तीनों की बहादुरी चेक करना चाहता हूँ। अब तुम तीनों इन तीनों ग्लास में से एक एक ग्लास जूस पी लो। इनमें से भी एक ग्लास में जहर है। फिर तीनों परियां बहुत ही परेशान हो जाती है। सबको अपनी अपनी जान की पड़ी होती है। तभी एक परी डरते हुए राजा से कहती है, महाराज, मैं इस परीक्षा से बाहर होना चाहती हूँ। मैं ये जूस नहीं पीऊंगी। जिसके बाद वो परी उस परीक्षा से बाहर हो जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही परियां बची होती है। वो दोनों बहुत ही परेशान और घबराई होती है। जिनमें से एक परी डरते डरते ग्लास को पकड़ती है, लेकिन उसको पीने की हिम्मत नहीं होती। और वहीं दूसरी परी, जिसका नाम स्नेहा होता है, वो एक ग्लास उठाती है और तुरंत वो जूस पी जाती है। जैसे ही वो जूस पीती है तो वो बिल्कुल ठीक रहती है और वो नहीं मरती, क्योंकि उस ग्लास में जहर नहीं था। फिर स्नेहा परी, जो दूसरी परी ने ग्लास लिया होता है, वो उसके हाथ से भी ग्लास लेकर पी लेती है और उस ग्लास में भी जहर नहीं होता और वो फिर से बच जाती है। ये सब देखकर सभी परियां बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी वो परी तीसरा जूस का ग्लास भी उठाती है और उठाकर पी लेती है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। और फिर सभी लोग बड़ी हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। तभी स्नेहा परी कहती है, महाराज, मुझे पता है आप एक बहुत रहमदिल इंसान हैं। आप कभी भी किसी ग्लास में जहर नहीं डालेंगे। ना तो इन तीनों ग्लास में जहर था और ना ही जो इन्होंने जूस पिए हैं उसमें जहर था। आप किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते। ये सिर्फ आपने एक ड्रामा किया है हमारी परीक्षा लेने के लिए और हमें डराने के लिए। स्नेहा परी की बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो आदमी जो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है वो भी उठ जाता है और अब स्नेहा परी उन सब की रानी परी बन जाती है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। स्नेहा परी, तुम वाकई बहुत ही बहादुर हो और अब मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम ही मेरी रानी परी बनोगी। इतना सुनते ही पूरे परी महल को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। फिर महाराज और स्नेहा परी की शादी हो जाती है और वो सब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। जिसके बाद महाराज चिंता मुक्त होकर दूसरे राज्य में जाकर अपना काम पूरा करते हैं और वही स्नेहा परी पीछे से परीलोक की हिफाजत करती है और साथ में राजा की छोटी बेटी सिंड्रेला परी की परवरिश भी करती है और फिर सभी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। ये कहानी बहुत समय पहले की बात है। राजा हरि सिंह का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी को बचपन से ही मूंछ थी, इसलिए राजा उसे बेटे से बहुत कम प्यार करता था। मुझे तो लगता है इसकी मूंछ कभी खत्म नहीं होगी। हाँ महाराज, मैंने कई वैद्यों को दिखाया पर सभी का कहना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जिसकी मूंछ हो। पर महाराज, है तो बेटी ही ना, अब उसका क्या करेंगे हम? मुझे राज्य को संभालने के लिए एक राजकुमार की जरूरत है। हम इसे किसी को दान कर देंगे। पर इस मूंछ वाली लड़की का कोई क्या करेगा? ये तो किसी काम की नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसे कोई नहीं रखेगा। हम इसे जंगल में कहीं छोड़ देते हैं। फिर राजा ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और उससे बोला, बेटा, क्या तुम हमारे साथ जंगल में शिकार पर चलोगी? हाँ पिताजी, मैं जरूर चलूंगी आपके साथ।
ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं अभी आती हूँ। राजा और राजकुमारी दोनों घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। राजा अपने पास वाले जंगल को छोड़कर बहुत दूर घाटी के पीछे वाले जंगल में राजकुमारी को लेकर गया। पिताजी, हम तो बहुत दूर आ गए हैं। हाँ बेटी, आज हम दूर के ही जंगल में शिकार करेंगे। जंगल में पहुंचने पर राजा ने राजकुमारी को घोड़े से नीचे उतार दिया और बोला, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, कहीं कोई शिकार दिखाई दिया तो फिर तुम्हें बुलाता हूँ। तब तक तुम यहीं बैठी रहो, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप जल्दी आइएगा। राजा अपने घोड़े पर बैठकर और जंगल से बाहर निकलकर अपने महल में वापस आ गया और रानी से कहा, मैंने उस मनहूस को जंगल में ही छोड़ दिया है। अब से हमारा सिर्फ एक ही बेटा है और वही आगे चलकर हमारे राज्य को संभालेगा। अच्छा किया आपने, वैसे भी वो हमारे किसी काम की नहीं थी। चलिए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। यहाँ जंगल में राजकुमारी दिव्या राजा के इंतजार में बैठी रही। इंतजार करते करते बहुत रात हो गई, पर राजा वापस नहीं आया। कहीं पिताजी पर कोई आफत तो नहीं आ गई? हे भगवान, पिताजी अच्छे से तो होंगे ना? कहीं किसी जानवर ने उन पर हमला तो नहीं कर दिया? मैं खुद ही चलकर देखती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी जंगल में इधर उधर भटकने लगी और जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। पिताजी, पिताजी, कहाँ है आप पिताजी? राजकुमारी ने बहुत आवाज लगाई, पर उसे कहीं भी राजा दिखाई नहीं दिया और वो बहुत निराश हो गई। हे भगवान, पिताजी जहाँ भी हो उन्हें सुरक्षित रखना। राजकुमारी दिन भर से भूखी थी और भटक भटक कर थक गई थी। अब उसे बहुत जोर से नींद भी आ रही थी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। अगले दिन सवेरा हुआ तो राजकुमारी को फिर से भूख लगने लगी। हे भगवान, कहीं कोई फल मिल जाए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राजकुमारी जंगल में अंदर की तरफ चली गई, जहाँ उसे फल के पेड़ दिखाई दिए। राजकुमारी ने उनसे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई। दिन भर राजकुमारी राजा को जंगल में ढूंढती रही, पर राजा उसे कहीं भी नहीं मिला। लगता है पिताजी अब वापस नहीं आएंगे। अब मुझे इसी जंगल में रहना पड़ेगा। राजकुमारी ने जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे जंगल को ही अपना घर समझने लगी और वहाँ के जानवरों और परिंदों से दोस्ती कर ली। उसने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली और उसमें कुछ खाने पीने की चीजें भी रखी। एक दिन की बात है, राजकुमारी के यहाँ पर एक हिरन दिखाई दिया, जिसको किसी ने कई तीर मारे थे। राजकुमारी ने उस हिरन को उठाया और अपनी झोपड़ी में लेकर गई। जैसे ही राजकुमारी ने उस हिरन का तीर निकाला और उस पर दवाई लगाई, तभी वो हिरन एक औरत में बदल गया और वो औरत बोली, तुम कौन हो बेटी और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम राजकुमारी दिव्या है। मैं राजा हरि सिंह की बेटी हूँ और इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, और मैं एक जादूगरनी हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप देकर एक हिरन बना दिया था। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ।
और तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। आज से तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। ठीक है बेटा? ठीक है जादूगरनी माँ, आप चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। अब वो जादूगरनी राजकुमारी दिव्या के साथ ही रहने लगी। जादूगरनी माँ, मुझे खेलने के लिए कुछ गुड़िया चाहिए। जादूगरनी ने हवा में अपनी जादुई छड़ी जैसे ही घुमाई कि तभी वहाँ पर ढेर सारी खूबसूरत सी गुड़िया आ जाती हैं। ये लो बेटी, ये सारी गुड़िया तुम्हारे लिए हैं। आप बहुत अच्छी हो जादूगरनी माँ। यहाँ जंगल में राजकुमारी उस जादूगरनी के साथ बहुत खुश रहने लगी और वहीं दूसरी तरफ अब राजा और रानी भी बहुत खुश थे। अच्छा हुआ उस मनहूस से पीछा छूट गया। अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। राजा और रानी राजकुमार की हर इच्छा को पूरा करने लगे, जिससे राजकुमार बहुत बिगड़ गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजकुमार बड़ा हो गया। अब वो राजा की कोई भी बात नहीं मानता था। राजकुमार, आप मेरे साथ चलकर राज्य को सही से देख लें। आगे चलकर आपको ही राजा बनना है। लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको जहाँ जाना है चले जाओ आप। राजकुमार सीधे मुंह राजा से बात तक नहीं करता था और न ही उनकी इज्जत करता था। एक बार राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया, पर राजा के पास सैनिकों की कमी थी। राजकुमार, आप भी हमारे साथ लड़ाई में चलिए। मैं किसी से लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपनी जान प्यारी है। हमारे पास बहुत कम सैनिक है और दुश्मन के पास बहुत बड़ी सेना है। अगर तुम नहीं चलोगे तो हम उनसे कैसे जीतेंगे? अरे जिसको जाकर मरना है वो जाकर मरे। मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे आप? राजा अकेले ही कुछ सैनिकों को लेकर अपने राज्य को बचाने के लिए चल दिए। जब राजकुमारी दिव्या को पता चला कि उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तो उसने जादूगरनी से मदद मांगी। जादूगरनी माँ, आप तो एक जादूगरनी है ना? क्या आप हमारे राज्य को दुश्मनों से बचा सकती हैं? हाँ बेटा, मैं जरूर बचाऊंगी। चलो मेरे साथ। जादूगरनी और राजकुमारी दिव्या दोनों राजा के पास आई। जादूगरनी ने अपने जादू से दुश्मन की सेना को बेहोश कर डाला। ये देखकर राजा चौंक जाता है और उस जादूगरनी से पूछता है, आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रही हैं? राजा जी, मैं एक जादूगरनी हूँ और आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई थी। इसीलिए आपकी बेटी के कहने पर मैं आपकी मदद कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हारी इस मूंछ की वजह से तुम्हें जंगल में अकेले छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप तो मेरे पिता हैं। हे जादूगरनी, क्या तुम अपने जादू से मेरी बेटी को ठीक कर सकती हो? हाँ राजा जी, क्यों नहीं, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। जादूगरनी ने अपने जादू से राजकुमारी की मूंछ को बिल्कुल ठीक कर दिया। राजा राजकुमारी को लेकर वापस अपने महल आ गए और उसने राज्य की राजगद्दी पर राजकुमारी दिव्या को बैठा दिया। उसके बाद से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे।